Okay, so today we're going to learn concepts under Companies Act 2013. It contains 10% weightage of your total syllabus. जब भी हम कोई भी एक्ट पढ़ते हैं तो स्टार्टिंग में उसके डेफिनेशंस दिए हुए होते हैं, राइट? तो कंपनीज एक्ट में भी सेक्शन 2 जो है दैट डील्स विद डेफिनेशंस ऑफ द एक्ट, राइट? अब इसमें से हमें सारे डेफिनेशंस नहीं पढ़ने हैं, हमें सिर्फ उतने ही डेफिनेशन पढ़ने हैं जो तुमको सिलेबस में दिया हुआ है। इन शॉर्ट, तुमको सिलेबस में वो डेफिनेशंस दिया है जो कॉर्पोरेट अकाउंट में यूजफुल है, या तुम अभी जो अकाउंट्स कर रहे हो उसकी जो टर्मिनोलॉजी है उससे यूजफुल है, यानी उसके साथ जो है वो रिलेटेड है। तो तुमको 6 टोटल डेफिनेशंस पढ़नी है। एक है तुम्हारा सेक्शन 2 सबसेक्शन 41 फाइनेंशियल ईयर, देन सेक्शन 2 सबसेक्शन 50 इश्यूड कैपिटल, देन सेक्शन 2 सबसेक्शन 64 पेड अप शेयर कैपिटल, सेक्शन 2 सबसेक्शन 71 पब्लिक कंपनी, सेक्शन 2 सबसेक्शन 62 वन पर्सन कंपनी, एंड सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 प्राइवेट कंपनी। तो ये टोटल जो 6 तुम्हारे सेक्शंस है वो तुमको सिलेबस में है, और ये 6 के 6 जो है वो अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है? सो विल टेक वन बाय वन। सबसे पहला जो है दैट इज सेक्शन 2 सबसेक्शन 41 फिनेंशियल ईयर। फिनेंशियल ईयर हमें क्यों दिया हुआ है? क्योंकि हम हर बार कॉर्पोरेट में पढ़ते हैं कि भाई दिस इज द बैलेंस शीट एंडेड ऑन 31 मार्च 2019, 31 मार्च 2020, ठीक है? लिक्विडेशन में भी हम पढ़ते हैं कि भाई ये तुम्हारा बैलेंस शीट है ऑन द डेट ऑफ लिक्विडेशन। तो ये सब क्या हुआ कि भाई तुमको वहां पे घड़ी घड़ी फाइनेंशियल ईयर या ईयर एंड की डेफिनेशंस दी हुई होती, वर्ड टर्मिनोलॉजी वहां पे होता है। तो यहाँ पे सेम वे फाइनेंशियल ईयर मतलब क्या, ये हम समझेंगे। In relation to any company or body corporate means the period ending on the 31st day of March every year, and where it has been incorporated on or after the first day of January of a year. The period ending on the 31st day of March of the following year, in respect whereof financial statement of the company or body corporate is made up. In simply सिंप्लीफाइड वर्ड्स अगर हम बोले तो कंपनीज एक्ट में क्या बोला है, 31 मार्च जो है वो तुम्हारा ईयर एंड माना जाएगा, यानी कि फाइनेंशियल ईयर का या पीरियड एंड माना जाएगा इन शॉर्ट। और कंपनी कोई भी हो, ठीक है, उसका ईयर एंड कौन सा होगा, 31 मार्च। पर अगर तुम्हारी कंपनी जो है, यानी वो कौन सा 31 मार्च, जो भी नेक्स्ट आएगा वो, बट तुम्हारी कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, इनकॉर्पोरेट होना यानी कंपनी का बॉर्न होना, कंपनी जब चालू होती है, ठीक है, उसको इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट मिलता है। तो ऐसी जो कंपनी है वो कंपनी अगर इनकॉर्पोरेट होती है 1 जनवरी से 31 मार्च के बीच में, यानी हम ऐसा समझ सकते हैं कि कंपनी को चालू हुए और ईयर एंड आने तक में बीच में सिर्फ 3 ही महीने हैं। तो ऐसे केस में कंपनीज में एक्ट में क्या बोला गया है कि भाई ऐसी कंपनी जो 1 जनवरी के बाद इनकॉर्पोरेट हुआ है उसके लिए ईयर एंड जो है वो फॉलोइंग ईयर का होगा, यानी नेक्स्ट ईयर का होगा। सेम ईयर का जो ईयर एंड है वो तुम्हें लेना नहीं है, क्योंकि अभी तो कंपनी स्टार्ट हुआ है, 3 महीने में क्या ही वो धंधा करेगा, या क्या उसको सेटअप करने में उतना टाइम लग जाता है। तो ऐसे सर्कमस्टेंसेस में कंपनीज एक्ट में क्या बोला गया है कि भाई 15 महीने बाद भी तुम्हारा ईयर एंड आएगा तो चलेगा, बट फर्स्ट ईयर में फिर एवरी ईयर तुमको 12 महीने में क्या करना पड़ेगा, बैलेंस शीट P&L जो भी फिनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो बनाने पड़ेंगे। देन नेक्स्ट है तुम्हारा, provided that on an application made by a company or a body corporate which is a holding company or a subsidiary of a incorporated outside India and is required to follow a different financial year for consolidation of its accounts outside India, the tribunal may, if it is satisfied, allow any period as its financial year. अब यहाँ पे क्या बोला है, होल्डिंग एंड सब्सिडियरी का कंसेप्ट है। नाउ विल अंडरस्टैंड, फर्स्ट ऑफ ऑल विल अंडरस्टैंड व्हाट मीन बाय होल्डिंग एंड व्हाट इज सब्सिडियरी। वी ऑलरेडी नो दैट, बट स्टिल फॉर द इंफॉर्मेशन, अगर किसी कंपनी में, यानी फॉर एग्जांपल कंपनी एक्स है, कंपनी एक्स में कंपनी वाई जो है उसने, या तो हम कुछ अलग नाम लेते हैं कि चलो सन फार्मा कंपनी है,
ठीक है। सन फार्मा कंपनी के पास बहुत पैसे हैं, उसको किसी और कंपनी में इन्वेस्ट करना है, तो उसने क्या किया, रेनबैक्सी में जाके शेयर्स ले लिए। अब ये शेयर्स जो है वो 51% या अगर उससे ज्यादा के है तो सन फार्मा कंपनी क्या बन जाएगी, होल्डिंग कंपनी बन जाएगी, एंड रेनबैक्सी जो है वो क्या बन जाएगी, तुम्हारी सब्सिडियरी कंपनी बन जाएगी। यानी कि जो भी कंपनी शेयर्स लेती है और वो शेयर्स अगर 51% या उससे ज्यादा के है तो दैट कंपनी बिकम्स होल्डिंग कंपनी, एंड द अनदर कंपनी जो छोटू वाली कंपनी है जिसमें से शेयर्स लिए हैं, दैट कंपनी बिकम्स योर सब्सिडियरी कंपनी। नाउ यहाँ पे हम फाइनल ईयर से फाइनेंशियल ईयर से उसका क्या रिलेशन है, तो यहाँ पे हमें बोला गया है कि अगर कोई कंपनी होल्डिंग है या कोई सब्सिडियरी है और दोनों में से एक कंपनी जो है वो आउटसाइड इंडिया है, तो फिर क्या करोगे तुम, क्योंकि आउटसाइड इंडिया है तो हर एक का ईयर एंड सेम हो ऐसा जरूरी नहीं, इट कुड बी पॉसिबल कि वहां पे दिसंबर में ईयर एंड होता हो, राइट। तो ऐसे सर्कमस्टेंसेस में तुमको अलग क्योंकि तुम्हें अभी आया नहीं है पढ़ने में, बट कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाना पड़ता है, यानी कि दोनों के फिगर्स मर्ज करके भी एक बैलेंस शीट देना पड़ता है। और ऐसे सर्कमस्टेंसेस में अगर अलग अलग डेट पे बना है तो तुम ट्रिब्यूनल की परमिशन लेके अपनी जो कंपनी है इंडिया की उसको वो ईयर एंड को के लिए पूछ सकते हो कि भाई इंडियन कंपनी है अपना तो 31 मार्च है एवरी ईयर, बट क्या हम वहाँ का ईयर फॉलो करके अपनी बैलेंस शीट बना सकते हैं, एंड अगर ट्रिब्यूनल अलाउ करता है देन यू कैन चेंज योर फाइनेंशियल ईयर इन दिस सर्कमस्टेंसेस, राइट। अब ये ट्रिब्यूनल क्या होता है, तो कंपनीज जो है उनके लिए ट्रिब्यूनल क्या है, एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। अर्लियर इट वाज कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, ठीक है, सीएलटी बोलते थे उसको, अब वो हो गया है एनसीएलटी। तो तुम एनसीएलटी में क्या कर सकते हो, वहां पे जाके उसको रिक्वेस्ट कर सकते हो, एंड इफ दे सेटिस्फाई दे विल अलाउ यू टू टेक डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, section 2 subsection 50, issued capital. Issued capital means such capital as the company issues from time to time for subscription. Issued capital जो है ये क्या हुआ, कंपनी टाइम टू टाइम सब्सक्रिप्शन के लिए यानी परचेस करने के लिए इश्यू करता है, बाहर देता है। इसको हम डिटेल में समझते हैं इस डायग्राम के थ्रू। इसमें तुमको और भी आ जाएगा पोर्शन जो पीछे दूसरी डेफिनेशन है उसका, ठीक है। तो जैसे कि पेड अप हो गया, तो पहले समझते हैं कि कंपनी में कितने टाइप के कैपिटल होते हैं। ये एक्चुअली टाइप नहीं है, ये इसी का पोर्शन है, इसी का ही ये पोर्शन है, ऐसा है, ठीक है। सबसे पहले समझते हैं व्हाट मीन बाय ऑथराइज कैपिटल। हम हर बार बैलेंस शीट के ऊपर लिख देते हैं ऑथराइज कैपिटल और डबल पैरेलल लाइन से उसको क्लोज कर देते हैं, बट नाउ व्हाट मीन बाय ऑथराइज कैपिटल। सो कंपनी का एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एंड देयर इज आल्सो वन मोर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन which deals with internal rules and regulations of that company, but the memorandum of association has one clause, ठीक है। और वो किससे रिलेटेड है, ऑथराइज शेयर कैपिटल से रिलेटेड है। अब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कंपनी को अथॉरिटी दी जाती है कि तुम पब्लिक के पास से इतने पैसे ले सकते हो, यानी उससे ज्यादा नहीं ले सकते इन शॉर्ट, ठीक है। तो वहां पे जो भी लिमिट दिया है वो तुमको अथॉरिटी दी है, किसने, एग्जिस्टिंग, जो तुम्हारे अगर नया कंपनी स्टार्ट हुआ है तो प्रमोटर्स देते हैं, राइट, फिर वो ऑल्टरनेट करके शेयर होल्डर्स भी दे सकते हैं। तो वो ऑथराइज शेयर कैपिटल जो है तुम्हारा, यानी वो उतनी अथॉरिटी है इन शॉर्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास कि भाई तुम इतना ही पैसा मार्केट से रेज कर सकते हो, इशू कर सकते हो। तो मान लेते हैं कि कंपनी को अथॉरिटी दी है हमने 10 लाख रुपए की, तो योर ऑथराइज शेयर कैपिटल इज 10 लाख रुपीज। इससे ज्यादा अगर तुमको लेना है तो परमिशन लेना पड़ेगा, स्टैम्प ड्यूटी भरनी पड़ेगी, उस पे बहुत सारा प्रोसेस है, हम उस पे नहीं जा रहे। ये तो हुआ तुमको अथॉरिटी दिया, यानी घर पे तुम रहते हो, घर पे मम्मी ने ऐसा बोला चल इस महीने मैं तो उसको अथॉरिटी देती हूँ, तू 5,000 यूज कर सकती है, ठीक है। अब वो तू 5,000 यूज कर सकती है, दैट इज ओनली अथॉरिटी। दैट मीन्स कि तुम्हारे मॉम जो है उन्होंने तुमको 5,000 तुम्हारे सेविंग अकाउंट में डाल दिए कि ये देखे मैंने डाले, जब चाहिए तब ले लेना। फिर क्या हुआ, अब उसको रिक्वायरमेंट होगा तो तुम उसको यूज करोगे, राइट। तो यहाँ पे कैसा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है उनको लगता है कि नहीं मुझे 5,000 की अभी जरूरत नहीं है, अरे सॉरी 10 लाख रुपए उसको ऑथराइज कैपिटल दिया है, तो दे सेट कि अपने को 10 लाख की अभी जरूरत नहीं है, 5 लाख रुपए की जरूरत है, तो 5 लाख का कैपिटल उन्होंने इश्यू कर दिया। इसका मतलब
लोगों को बोला आओ और हमारे शेयर्स खरीदो, बट कितने, 5 लाख के। बाकी के 5 लाख उन्होंने पब्लिक के लिए निकाले नहीं है। तो 5 lakhs बिकम्स योर इश्यूड कैपिटल, और बाकी के जो 5 है दैट इज योर अनइश्यूड कैपिटल। ना जो पब्लिक को तुमने निकाले हैं बेचने के लिए, उसमें से हो सकता है पब्लिक पूरे के पूरे 5 लाख ना खरीदे तुम्हारे पास से शेयर्स, राइट। हो सकता है कि वो बस 3 लाख के शेयर्स खरीदे, यानी सब मिला के तुमको 3 लाख रुपए मिले, और 2 लाख का किसी ने लिया ही नहीं। तो जो लोगों ने खरीदा वो हुआ सब्सक्राइब, और जो लोगों ने नहीं खरीदा उसे हम बोलेंगे अनसब्सक्राइब कैपिटल। ठीक है, तो ये क्या हुआ तुम्हारा सब्सक्राइब एंड अनसब्सक्राइब। हो सकता है कि पूरा का पूरा पैसा जो है, पूरा का पूरा 5 लाख सब्सक्राइब हो जाए, तो अनसब्सक्राइब 0 हो जाएगा। अब मान के चलते हैं कि भाई तुम्हारा 5 लाख रुपया जो है वो सब्सक्राइब कैपिटल है। तो वो सब्सक्राइब कैपिटल में से देयर आर टू पार्ट्स अगेन, कॉल्ड अप कैपिटल एंड अनकॉल्ड कैपिटल। ये अब वापस ऐसा हो गया कि वो लोग तुम्हारे शेयर्स खरीदने के लिए रेडी हुए, कुछ अमाउंट उन्होंने दे दिया कि हाँ भाई हम लेने के लिए रेडी है। बट अब ऐसा है कि तुमको उसके पास से भी पूरे पैसे अब भी नहीं मंगवाने, तुमको 5 लाख की जरूरत है, बट इस महीने तुमको 2 लाख की जरूरत है, फिर तुमको बाकी के 3 लाख की जरूरत पड़ेगी। सो यू हैव डिसाइडेड कि भाई इस महीने सिर्फ तुमको हमको कितने रुपए दो, 2 लाख रुपए। तो दैट 2 लाख बिकम्स कॉल्ड अप कैपिटल, एंड रेस्ट ऑफ द 3 lakhs विल बी योर अनकॉल्ड कैपिटल। यानी अभी मंगवाया नहीं है, तुम उसको मंगवा सकते हो, यहाँ पे तुम्हारे पास राइट है, ठीक है, कि तुम उसको बोलो कि ये दे देना, तो वो उसको देना ही पड़ेगा। जैसे हम लिक्विडेशन में मंगवाते थे, अनकॉल्ड कैपिटल मंगवाते थे, फिर रिकवरी करते थे कॉल्स इन एरियर्स की। सो देयर इज डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम, दैट विल सी। तो ये अपने 2 लाख रुपए आ गए, ठीक है, आ नहीं गए, हमने मंगवाए कि दो दे देना। अब ये जो 2 लाख है, उसमें से हो सकता है कि शेयर होल्डर्स जो है वो सारे पे ना करें, किसी के पास पैसे नहीं है, पेंडेमिक आ गया मान लेते हैं, तो पैसे सारे नहीं आए, तो जितने नहीं दे पाते वो कॉल्स इन एरियर्स माना जाता है। मंगवाए फिर भी नहीं दिए, और जितना वो लोग पे कर देते मांगने वाले, हमने जितना मांगा है उतना पूरा का पूरा, दैट इज पेड अप कैपिटल। यानी अगर हमने 2 लाख मांगा और 2 लाख आ गया, तो पूरा का पूरा 2 लाख विल बी पेड अप शेयर कैपिटल, एंड देयर विल बी नो कॉल्स इन एरिया, सो यू हैव टोटल पेड अप शेयर कैपिटल। सिंपल। यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो उसको किस तरीके से बैलेंस शीट में दिखाते हैं, हमने क्वेश्चंस में ऑलरेडी देखा हुआ है आगे। तो शेयर कैपिटल इस तरीके से लिखते हैं, फिर ऑथराइज शेयर कैपिटल लिखा जाता है। इसको हम टोटल में नहीं लिखते बिकॉज दिस इज ओनली योर अथॉरिटी, रियल में ये तुम्हारी लायबिलिटी नहीं है। लायबिलिटी तब बनती है जब तुम उसे इश्यू करते हो और सामने वाला खरीदता है। तो यहाँ पे लिखते हैं, फिर डबल पैरेलल से जनरली उसको क्लोज कर देते हैं। और ये इस तरीके से अलग अलग नहीं लिखते, आप कंपनीज के बैलेंस शीट में देखोगे तो ये जनरली सेम ही होता है, तो वो ऐसे लिखते हैं, इश्यूड सॉरी सब्सक्राइब इश्यूड एंड पेड अप शेयर कैपिटल इतना, और सामने उसका अमाउंट होता है, राइट। तो ये हुआ तुम्हारा इस तरीके का स्ट्रक्चर। एग्जाम में तुम्हें इसमें से कुछ भी पूछे तो तुमको ये डायग्राम ड्रॉ करना है, देन यू कैन शो दिस, और यहाँ पे अमाउंट दिखा सकते हो। बट मेक श्योर कि ऑथोराइज से ज्यादा इशूड या इशूड से ज्यादा सब्सक्राइब या सब्सक्राइब से ज्यादा पेड अप नहीं होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट है तुम्हारा सेक्शन 2 सबसेक्शन 64 पेड अप शेयर कैपिटल, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन आवर डायग्राम। अपने डायग्राम में हमने उसे ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। Now paid up share capital or share capital paid up means such aggregate amount of money credited as paid up as is equivalent to the amount received as paid up in respect of shares issued, and also includes any amount credited as paid up in respect of shares of the company, but does not include any other amount received in respect of such shares by whatever name called. In short, तुमको जो भी पैसा मिलता है शेयर्स के सामने, जो इक्विवेलेंट है पेड अप शेयर कैपिटल के सामने, वो पैसा सारा का सारा क्या माना जाएगा, पेड अप शेयर कैपिटल माना जाएगा। बट तुमको और कुछ पेड अप के नाम पे मिले तो उसको हम पेड अप शेयर कैपिटल कंसिडर नहीं कर सकते। यानी कि वो ऐसा बोले तुमको कि ये लो, ये ले जाओ, कबर्ड्स ले जाओ, ठीक है, ये हमने पैसे दे दिए, तो इस तरीके से नहीं होता है। वो बार्टर ट्रांजैक्शंस जो है उसका अप्रूवल लेना पड़ता है उनको, और बुक बिल्डिंग प्रोसेस में जनरली इस तरीके के बार्टर ट्रांजैक्शंस नहीं होते हैं, उनको बोनस शेयर्स की तरह वो लोग दे देते हैं।
In simple, paid up share capital is the amount of money a company has been paid from shareholders in exchange for shares of its stock. यानी तुम शेयर्स के सामने जो पैसे लेके आते हो उसे ही पेड अप शेयर कैपिटल बोलते हैं। यानी मैं ऐसा है कि यहाँ पे मशीनरी बेच के सामने पैसे लेके आऊं तो दैट इज नॉट पेड अप शेयर कैपिटल, ऐसा उनका बोलना है। Now, the next definition is section 2, subsection 71, public company. Public company means a company which is not a private company, has a minimum paid up share capital as may be prescribed, provided that a company which is a subsidiary of a company not being a private company shall be deemed to be a public company for the purpose of this act, even where such subsidiary company continues to be a private company in its articles. ये हम बाद में देखते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक सबसे पहला पॉइंट दिया है कि जो प्राइवेट कंपनी नहीं है उसे हम क्या बोलेंगे, पब्लिक कंपनी। तो इसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, प्राइवेट कंपनी क्या है। तो यहाँ पे हम देखेंगे प्राइवेट कंपनी क्या है, यानी ये प्राइवेट कंपनी का सेक्शन देख लेते हैं। सेक्शन 2 सबसेक्शन 68, प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी मीन्स अ company having a minimum paid up share capital as may be prescribed and which by its articles restricts the right to transfer it shares, except in case of one person company limits the number of its members to 200, provided that where two or more persons hold one or more shares in a company jointly, they shall for the purpose of this clause be treated as a single member, provided that person who are in the employment of a company and persons who having been formerly in the employment of the company were members of the company while in that employment and have continued to be members after the employment ceased shall not be included in the number of members, and prohibits any invitation to the public to subscribe for any securities of the company. यानी पब्लिक कंपनी जो सॉरी प्राइवेट कंपनी जो है उसमें सबसे पहला रेस्ट्रिक्शन है ट्रांसफर का। तुम अपने शेयर्स जो है वो किसी और को ट्रांसफर कर सकते नहीं हो, कर सकते हो बट विद परमिशन करना पड़ता है, ठीक है। विदाउट परमिशन तुम शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। यानी अगर तुमको शेयर ट्रांसफर करना है तो तुमको रिक्वेस्ट डालना पड़ता है और वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होने के बाद सब अप्रूव करेंगे फिर ही तुम क्या कर सकते हो, शेयर्स को ट्रांसफर कर सकते हो। बिकॉज दिस इज प्राइवेटली मेड कंपनी, यानी कि अंदर अंदर नोन ग्रुप के अंदर तुमने क्या किया, कंपनी को स्टार्ट किया है, तो तुम ऐसे ही गहरे गहरे को उठा के उसको क्या बना नहीं सकते, शेयर होल्डर बना सकते नहीं हो। फिर दूसरा क्या है, एक्सेप्ट इन केस ऑफ वन पर्सन कंपनी। वन पर्सन कंपनी जो है उसमें एक ही शेयर होल्डर होता है, ठीक है, तो उसको अभी हम साइड पे रखते हैं। बाकी सबके लिए जो जितनी भी प्राइवेट कंपनीज है, ठीक है, उन सब के लिए मैक्सिमम तुम्हारे मेंबर्स कितने अलाउड है, तो 200 मेंबर्स जो है वो अलाउड है, ठीक है। और मिनिमम कितने होने चाहिए, दो, यानी दो मेंबर्स होने चाहिए तो ही प्राइवेट कंपनी बन सकता है, और मैक्सिमम कितने होने चाहिए, 200 मेंबर्स होने चाहिए। और दूसरा एक रूल है वहां पे, अगर मैं हूं और मेरे साथ मेरा भाई है, हम दोनों ने मिलके क्या किया, शेयर्स जो है वो बाय किए हैं, ठीक है, और एक ही नाम से, यानी जॉइंट अकाउंट है हमारा, जॉइंट डीमैट अकाउंट है, या चलो ऐसा मान लेते हैं कि जॉइंट होल्डिंग है, शेयर होल्डिंग है, और हमने शेयर सर्टिफिकेट्स लिए, तो यहाँ पे एक ही पर्सन माना जाएगा, एक ही शेयर होल्डर माना जाएगा, बिकॉज दे आर जॉइंटली जॉइंटली दे हैव जॉइंटली हेल्ड द शेयर्स, राइट। तो वो लोग सिंगल शेयर होल्डर माने जाएंगे जब 200 का काउंटिंग होगा तब, कि भाई ये दोनों एक ही है। फिर दूसरा क्या है यहाँ पे, पर्सन हु आर इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ अ कंपनी, या जो ऐसे लोग थे कि जब शेयर्स लिए थे तब एम्प्लॉयमेंट में थे बट अभी वो एम्प्लॉय नहीं है, तो ऐसे लोग जो है जिनके पास कंपनी के शेयर्स है उनको हम शेयर होल्डर्स के काउंटिंग में कंसिडर नहीं करते। यानी मान लेते हैं 200 शेयर होल्डर हो गए, फिर हमने गिना तो कुछ एम्प्लॉयज के पास भी शेयर्स है, तो वो 200 की गिनती में ये लोग आते नहीं है। कुछ एक्स एम्प्लॉयज है तो वो भी इस गिनती में हम नहीं मानेंगे। तो इस तरीके से 200 को काउंट किया जाता है। एंड द लास्ट वन, प्रोहिबिट्स एनी इनविटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर एनी सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी। यानी तुम बाहर पब्लिक में जाके अनाउंस नहीं कर सकते कि मेरे शेयर्स खरीदो। प्राइवेट कंपनी पब्लिक को नहीं बोल सकती कि मेरे शेयर्स तुम
खरीदो। अगर तुम ऐसा सब्सक्रिप्शन के लिए निकालते हो तो तुम प्राइवेट कंपनी नहीं रहते, फिर तुम पब्लिक कंपनी हो जाते हो और तुमको पब्लिक कंपनी के अकॉर्डिंगली अपना फॉर्मेशन चेंज करना पड़ेगा। सेम वे अगर तुम 200 से ज्यादा हो जाते हो तो भी तुम ऑटोमेटिकली पब्लिक कंपनी बन जाते हो और तुम्हें अगेन क्या करना पड़ेगा, तुम्हारा जो पब्लिक कंपनी के लिए रेगुलेशंस है वो फॉलो करने पड़ेंगे और तुम्हारा फॉर्मेशन पूरा चेंज करना पड़ेगा। दूसरा, प्राइवेट कंपनी के पीछे प्राइवेट लिमिटेड लगता है, ठीक है, और पब्लिक कंपनी अगर है तो उसके पीछे सिर्फ लिमिटेड लगता है, ठीक है, पब्लिक लिमिटेड नहीं लगता। तो बस सिंपली पब्लिक कंपनी का मतलब अब हमें पता चल गया कि जो प्राइवेट कंपनी नहीं है वो क्या हो गया, पब्लिक कंपनी। और मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल का क्राइटेरिया जो है वो निकल गया है 2015 में, ठीक है, एक रिजोल्यूशन और नोटिफिकेशन के थ्रू एमसीए के, इसलिए ये सिर्फ डेफिनेशन में है। बाकी पहले ऐसा था कि भाई पब्लिक कंपनी है तो 1 लाख का मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल चाहिए, सॉरी 5 लाख का मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल चाहिए, और अगर प्राइवेट कंपनी है तो 1 लाख का मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल चाहिए। ये अब क्राइटेरिया निकल गया है। तो इन शॉर्ट तुम्हारे शेयर होल्डर्स अगर 200 से ऊपर गए तो तुम पब्लिक कंपनी, तुम पब्लिक से पैसे वसूल करते हो तो तुम पब्लिक कंपनी, तुम अपने शेयर इजीली ट्रांसफर करते हो तो तुम पब्लिक कंपनी, और तुम्हारे पीछे सिर्फ लिमिटेड लगा है तो भी तुम पब्लिक कंपनी, राइट। यानी प्राइवेट से सारा अपोजिट, यानी उसकी लिमिट से ऊपर। And section 2 subsection 62 deals with one person company, OPC जिसे हम बोलते हैं। वन पर्सन कंपनी जो होता है वो होता है कि जिसमें एक ही मेंबर हो, ठीक है, एक ही मेंबर जो है वो कंपनी चलाएगा, यहाँ पे दो लोगों की जरूरत नहीं है। सो इन शॉर्ट वही मेंबर डायरेक्टर भी होता है और वही सारा काम करता है। अब यहाँ पे सिर्फ थोड़ी चीजें अलग होती है उसकी, जैसे कि क्या बोलते हैं, हाँ, सब्सक्राइब जब करते हैं वो उनका एमओए जो बनाते हैं जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होता है उस टाइम पे नॉमिनी उसको सिलेक्ट करना पड़ता है कि भाई इसकी डेथ हो गई या कुछ भी, ये क्वालिफाइड नहीं रहता मेंबर बनने के लिए, तो देयर शुड बी वन नॉमिनी कि जो ये कंपनी को आगे चलाए या जिसके यहाँ पे ओनरशिप आए, तो वो एक अलग होता है, ठीक है। बाकी जो वन पर्सन कंपनी में पर्सन है उसके पास सारी अथॉरिटीज होती है, तो इन शॉर्ट उसको सारे मीटिंग्स नहीं करने पड़ते। वो जैसे प्राइवेट कंपनी है, पब्लिक कंपनी है, ये लोग क्या करते हैं, साल में 4 बार मीटिंग करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एनुअल जनरल मीटिंग करते हैं। इसको तो क्या है, वो खुद ही करेगा, खुद को ही साइन करना है, खुद को ही अथोराइज करना है, तो उसको ये सब मगजमारी रहती नहीं है। तो यहाँ पे ये कंसेप्ट थे जो हमने समझे।